हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसका आज का टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिज्म एंड इट इन्वायरमेंट। इसमें लास्ट पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। सो गाइस, आई होप आप लोगों को पार्ट 1 अच्छे से समझ में आया होगा। सो गाइज, लेट स्टार्ट विद द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके, ecology at the organismic level is essentially physiological ecology which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction। मीन्स इसमें ये बताया गया है इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने आप को अडेप्शन कर ले इन्वायरमेंट से। ओके, एंड इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के साथ साथ एक रिप्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को अडेप्शन करना होता है। यू मे हैव लर्नड इन अ अर्लियर क्लास हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लानिट अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ द एक्सिस कॉज एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन अ डिस्टिंक्ट सीजन। और मीन्स सन का रोटेशन होने से मीन्स रोटेशन होता है तो उसके कारण टेम्परेचर डिफरेंट होता है और उसके कारण ये सीजन में डिस्टिंक्ट लाता है। ओके, दिस वेरिएशन टुगेदर विद द एनुअल वेरिएशन इज प्रिटेशन। रिमेंबर द प्रिटेशन यूज बोथ रेन एंड स्नो। इस वेरिएशन के कारण स्नो भी फॉल होता है और रेन भी। अकाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स, उसके कारण बहुत सारे बायोम्स होते हैं, बहुत अलग अलग प्लेस में अलग अलग बायोम होते हैं, जैसे कि डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया एंड टंड्रा। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर जगह हर प्लेस में अलग अलग सीजन होता है, क्लाइमेट्स अलग अलग होते हैं। तो ये इसमें का जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जनरली पूछा जाता है, ग्राफ दे देता है तो बोलता है ये कौन सा है, तो ट्रॉपिक फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफर्स फॉरेस्ट, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, डेजर्ट, ग्रासलैंड। ओके, तो इसमें पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद ईच बायोम लीड फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। और इसमें डिफरेंट टाइप्स के बायोम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के वहाँ पर ऑर्गेनिज्म या हैबिटेट प्रेजेंट होते हैं। मेजर बायोम ऑफ इंडिया आर शोन इन अ फिगर 13.2। और ये इंडिया के जो मेजर बायोम्स है वो 13.2 में शो किया गया है। जैसे कि फर्स्ट है रेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकेंड है डेसिडियस फॉरेस्ट एंड थर्ड है डेजर्ट एंड डी इज अ सी कोस्ट। ओके, in extreme harsh habitat, scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean tundra, torrential stream, polar region, high mountain tops, boiling thermal spring, composite name and its unique habitat, 100 of species microbes। और उसके बाद ये बताया गया है कि जैसे कि राजस्थान में डेजर्ट हो गया, मेघालय फॉरेस्ट में रेन, डीप ओशन, ऐसे ऐसे, और टॉररेंशियल स्ट्रीम, परफॉर्मेंस, पोलर रीजन, हाई माउंटेन टॉप्स, मीन्स कितने सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट्स में प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ कौन सा बायोम्स कौन से प्लेस में है। ओके, तो गाइज यहाँ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेजर एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर। सो अब इसमें ये बताया गया है कि एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन सा मेजर है। तो सबसे पहले टेम्परेचर, फिर वाटर, फिर लाइट एंड देन सॉइल। तो पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंट फैक्टर। जो टेम्परेचर है वो मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है। तो गाइस, जनरली एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा मेजर एबायोटिक फैक्टर कौन सा है, तो इसमें आप लोग को आंसर करना है टेम्परेचर। You are aware that average temperature on land varies seasonally। और सबसे मेन कारण होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण ही हमें सीजनली पता चलता है, जैसे कि गर्मी में टेम्परेचर बढ़ गया और ठंडी में टेम्परेचर घट गया। मीन्स इट्स जो क्लाइमेट है, वेदर है, दैट्स ऑल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर।
डिक्रीज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड द पोल फ्रॉम प्लेन माउंटेन टू टॉप्स। तो जो टेम्परेचर है वो जनरली डिक्रीज होता है अगर पोल से हम माउंटेन जाते हैं तो। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल इन द पोलर रीजन एंड हाई एल्टीट्यूड 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट। जो पोलर रीजन में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और ट्रॉपिकल डेजर्ट में मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस होता है समर में। इन समर देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर एवरेज एक्सिट 100 डिग्री सेल्सियस। जो डीप सी हाइड्रोथर्मल है वहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ जनरल नॉलेज दैट मैंगो डू नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट एंड टूना। तो गाइस इसमें से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि मैंगो यहाँ क्यों ग्रो नहीं करता, जैसे कि कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, और जो स्नो लेपर्ड है वो क्यों केरला फॉरेस्ट में या टूना फिश आर रेयरली कॉट बाय द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशन। ये इस प्लेस में क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसका रीज़न है कि उसका जो काइनेटिक ऑफ एंजाइम एंड थ्रू इज बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसका जो काइनेटिक ऑफ एंजाइम है, जो उसका मेटाबॉलिज्म है, वो एक्टिविटी सब लो हो जाता है, इसके कारण वो उस प्लेस में नहीं मिलता। तो जनरली ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो गाइज मैं जितना भी जहाँ पर भी क्वेश्चन बन जाएगा मैं आप लोगों को वहाँ बताऊँगी, ट्राई करूँगी आप लोगों को बताने के लिए। A few organisms can tolerate a thrive of wide range of temperature। और जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहता है उसको यूरीथर्मल बोलते हैं। आप लोगों को ये भी याद करना है कि मीन्स ये पूछ देगा कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में कौन सा मीन्स उसका नाम क्या है बोलेगा तो यूरीथर्मल। बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ रेस्ट्रिक्टेड नैरो रेंज तो उसको बोलेंगे हम स्टेनोथर्मल। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन लार्ज एक्सटेंट जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब कम इनटू द वाटर। नेक्स्ट टू द टेम्परेचर वाटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो वाटर है वो सेकेंड है टेम्परेचर के बाद, ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेट इन अ वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। और जो अर्थ है वो ओरिजिनेट हुआ है वाटर से ही, और हम बिना पानी के इस दुनिया को हम सोच ही नहीं सकते। इन अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट दैट ओनली स्पेशल एडेप्शन मेक इट पॉसिबल टू लाइव देयर। और डेजर्ट एरिया में बहुत कम पानी होना, लेकिन ये क्यों, क्योंकि उसमें मीन्स स्पेशल एडेप्शन होता है ऑर्गेनिज्म में, इसके कारण वहाँ लेस अमाउंट ऑफ वाटर रहता है और वहाँ साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म में स्पेशल एडेप्शन होता है। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवली डिपेंड ऑन वाटर। और कोई भी प्लांट का प्रोडक्टिविटी करने के लिए वाटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। You might think that organisms living in ocean, lake, rivers should not face any water related problem। और जनरली बहुत लोग सोचते हैं कि अगर जो भी ऑर्गेनिज्म जैसे पानी में रह रहा है, चाहे वो ओशन हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, वो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते होंगे वाटर में। ऐसा नहीं है, वो करते हैं। उनमें ना ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होता है, उसमें पीएच बैलेंस नहीं हो पाता। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन, पीएच और वाटर बिकम इम्पॉर्टेंट। उन लोग के लिए केमिकल हो गया, केमिकल कंपोजिशन हो गया, पीएच लेवल हो गया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ गाइस, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, उसका कंसंट्रेशन आप लोगों को जानना, ठीक है। द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज salinity in a parts per million is less than 5 in a inland water, 30 to 35 in a sea and more than 100 in a some hypersaline lagoons। ओके, तो गाइज मैंने यहाँ पर लिख लिया ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें क्या बोला गया है कि
कुछ भी pH लेवल है इतना ही कंसंट्रेशन होना चाहिए, जैसे कि इनलैंड में 5%, 30 to 35% इन सी एंड 100% इन लगून। सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, यूरिलाइन इसको बोलते हैं। तो गाइस इसमें आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए, जैसे कि टेम्परेचर में जो वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहते थे उसको टेम्परेचर में यूरीथर्मल बोलते थे, लेकिन वाटर में यूरी हेलाइन बोलते हैं। वैसे ही नैरो रेंज जो ऑर्गेनिज्म रेस्ट्रिक्ट करते हैं टेम्परेचर में उसको स्टेनोथर्मल बोलते हैं, लेकिन वाटर में स्टेनोहेलाइन बोलते हैं। तो मैनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्ग इन अ सी वाटर एंड वाइस वर्सा। तो कोई भी फ्रेश वाटर फिश है वो सी में सर्वाइव नहीं कर सकता, और जो सी में जो सी ऑर्गेनिज्म है वो एक फ्रेश वाटर में और सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक। सो गाइस कीप स्टडी, बी हैप्पी, थैंक्स फॉर